बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 की माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ये सीरीज मैंने बनाई है बच्चों चैप्टर वाइज, जिससे आपको हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में, अगर आप इसका क्विक रिवीजन लेके जाते हैं एग्जाम से पहले। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर था बच्चों आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखिए इसमें क्या होता था, यहां पे ये हाउस होल्ड थे। हाउस होल्ड ने बच्चों प्रोवाइड करी फैक्टर सर्विसेज, किसको करी? फर्म को। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। लैंड के बदले में बच्चों क्या मिला उसको? यहां पे मिला रेंट। लेबर के बदले मिला बच्चों वेजेस। कैपिटल के बदले मिला बच्चों इंटरेस्ट। और एंटरप्राइज यानी एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, इसके बदले में मिला बच्चों आपको प्रॉफिट। आई होप समझ में आया होगा। हाउस होल्ड ने पहले किसको दिया बेटा? यहां फैक्टर सर्विसेज किसको दे रहे हैं बच्चों? फर्म को। ये देखिए बच्चों, ठीक है जी। अब यहां से मिली बच्चों फैक्टर पेमेंट। अब पैसे किसके पास आ गए? पैसे आ गए हाउस होल्ड के पास। हाउस होल्ड ने करा बच्चों यहां पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गुड्स पर और सर्विसेज पर। उनको कोई प्रोडक्ट लेना है, उनको कोई सर्विस अवेल करनी है, इसके लिए उन्होंने पैसा किसको दिया बच्चों? वापस फर्म को। फिर फर्म ने इनको क्या प्रोवाइड करा बच्चों? गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए, पैसा जहां से चला था वहीं आ गया। पैसा किसके पास था? फर्म के पास। फर्म ने पहले दिया हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड ने किसको दिया बेटा? फर्म को। इसी इनकम को बोलते हैं बच्चों सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये वाला चार्ट बना के आ जाओगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 में देखिए बच्चों, ग्रॉस और नेट। आपको हमेशा दिक्कत आई है इसमें। अगर ग्रॉस को आपको नेट बनाना है, अगर ग्रॉस को आपको बनाना है बच्चों नेट, तो इसमें से डेप्रिसिएशन क्या कर दो आप? माइनस। जैसे ही ग्रॉस में से आपने डेप माइनस करा, आपको मिल गया बच्चों आपका नेट। अब अगर नेट को वापस ग्रॉस बनाना है तो क्या करना होगा बच्चों? प्लस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। आई होप समझ में आ जाएगा ग्रॉस और नेट का फर्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस क्या होता है बच्चों? जिसपे आप सेल करने वाले हैं इंक्लूडिंग टैक्सेस। अगर आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है मार्केट प्राइस और आपको निकालना है बच्चा फैक्टर कॉस्ट, तो इसमें से आप माइनस कर दें बच्चों नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे ही आप माइनस करेंगे आपके पास आएगा बच्चों फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है? अब अगर फैक्टर कॉस्ट को वापस बनाना है मार्केट प्राइस, क्या माइनस किया था बच्चों आपने? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसको प्लस करेंगे और आपके पास आएगा बच्चों आपका मार्केट प्राइस। क्वेश्चन जो नेशनल इनकम का आएगा, बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन में फैक्टर कॉस्ट दे रखा है या आपको मार्केट प्राइस दे रखा है, और जो पूछ रहा है वो चेक। जैसे क्वेश्चन में आपको गिवन है मार्केट प्राइस और निकालने के लिए बोल रहा है फैक्टर कॉस्ट, तो यहां पर इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये होगा माइनस। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखो बच्चों, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या होती है? यानी नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड आप किसको बोलते हैं? तीन चीजें इसमें आप प्लस कर दीजिए। देखिए कौन कौन सी, ध्यान से सुनो बच्चों। एब्रॉड, सबसे पहले नेट कंपेंसेशन, यानी जो एम्प्लॉइज को पैसा मिला बाहर, उसको आप ऐड कर दीजिए। सेकंड, कोई प्रॉपर्टी या एंटरप्राइज, कोई बिजनेस है, कोई प्रॉपर्टी है और वहां से आपको पैसा आया है, उसको प्लस कर दें। थर्ड है आपकी नेट रिटेन अर्निंग्स, जो पैसा आपके पास बचा हुआ है वो भी आपका कॉन्सेप्ट होगा नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो एमसीक्यूज में कई बार क्वेश्चन आता है ये रिटेन अर्निंग्स का, कि क्या नेट रिटेन अर्निंग्स आपका नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड में प्लस होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तीन चीजें कौन कौन सी, फटाफट रिवाइज करो। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, प्रॉफिट और प्रॉपर्टी की इनकम, और अगला क्या था आपका? रिटेन अर्निंग्स। आई होप क्लियर है बच्चों। चलिए अब देखो, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में जो भी इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मूला है, जो भी इंपॉर्टेंट आपके वर्ड्स हैं, वो मैंने अलग लिख के दे दिए। देखिए बच्चे, फर्स्ट देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है बच्चों? आपको ये डिफरेंस होता है आपका मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का। अगर आप मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट माइनस कर दो, क्या मिलेगा आपको? नेट इनडायरेक्ट टैक्स।
इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, अगर मार्केट प्राइस में से आपने माइनस करा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तब आपको मिलेगा बच्चों फैक्टर कॉस्ट, और फैक्टर कॉस्ट में आपने प्लस करा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, दैट कम्स टू योर मार्केट प्राइस। पहला फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यानी टैक्स का वो पार्ट जो गवर्नमेंट बॉर्न करेगी, जो गवर्नमेंट अपने आप कहेगी भैया ये तो मैं झेलूंगी, उसको बोलते हैं सब्सिडी। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स में से आप सब्सिडी माइनस कर दो। डन है बच्चों अच्छे से। अगला देखो डेप। डेप क्या बताया था बच्चों, ग्रॉस में से माइनस कर दो नेट। फॉर्मूला फिर रिवाइज करो, ग्रॉस माइनस डेट या नेट, क्या मिलेगा आप डेप के बाद आपको नेट, और अगर नेट में आपने प्लस कर दिया डेप तो बन जाएगा आपका ग्रॉस। अगला देखिए बच्चों, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। भाई साहब जितने देश की आपकी इनकम थी उसमें से अगर आप डोमेस्टिक वैल्यू लेस कर देंगे, भाई देखो देश ने जितने पैसे कमाए लेस से 1000 रुपए और इंडिया वालों ने कमाए 700 रुपए, तो 300 रुपए क्या है बच्चों आपको नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट देखो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। हाँ जी क्या दे रखा है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है आपको। क्या दे रखा है, मार्केट प्राइस। क्या माइनस करोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। एनडीपी एट मार्केट प्राइस दे रखा है आपको, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। किसका डिफरेंस है बच्चों, जी और एन में, डेप का। तो जीडीपी एमपी माइनस डेप। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है बच्चों आपकी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब देखो यहां दे रखा है बच्चों जी, जी को एन बनाने के लिए, क्योंकि यहां पे क्या निकालना है आपको एन, क्या माइनस करोगे बच्चों आप, डेप। यहां दे रखा है मार्केट प्राइस और निकालना क्या है आपको, फैक्टर कॉस्ट। क्या माइनस करा बच्चों आपने, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। समझ में आ गया बच्चों। फिर सुनो, अगर आपको निकालनी है डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम होती है बच्चों आपको एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एन निकालना है जी से, माइनस डेप करा। मार्केट प्राइस से निकालना है फैक्टर कॉस्ट, माइनस करा बच्चों नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सारा क्लियर है बच्चों। 4 नंबर का 6 नंबर क्वेश्चन आएगा, बहुत ध्यान से करके आना। अगला देखो जीएनपी एट मार्केट प्राइस। अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जी को यानी डी को बनाना है एन, क्या प्लस कर दो बच्चों, एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और दे रखा है आपको एमपी, क्या माइनस करोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगला देखो आप ध्यान से बताना, क्वेश्चन में दे रखा है जी एनएनपी एट मार्केट प्राइस, ये निकालना है आपको, और जीएनपी एट मार्केट प्राइस आपको गिवन है। जी और एन किसका डिफरेंस है प्यारे बच्चों, डेप का, माइनस करा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेशनल इनकम क्या होती है आपकी। अगर आपको दे रखा है क्वेश्चन में जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जी को एन करने के लिए माइनस करेंगे डेप, और एमपी को फैक्टर कॉस्ट करने के लिए क्या माइनस करोगे बच्चों, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आई होप ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा आपका, कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेशनल इनकम। अब देखो नेशनल इनकम निकालने के बहुत सारे मेथड थे। पहला मेथड है बच्चों, क्या दे रखा है बच्चों यहाँ पे, वैल्यू एडेड मेथड। ये लाइन थोड़ी ऊपर नीचे जाएगी, कोई बात नहीं बच्चों। तो वैल्यू एडेड मेथड पहला देखो बच्चों, यहां पर नेशनल इनकम अगर आपको निकालनी है तो सारे के सारे सेक्टर का जीवीए आपको निकाल लेना। देखिए जीवीए एट प्राइमरी सेक्टर प्लस जीवीए एट सेकेंडरी सेक्टर प्लस जीवीए एट टर्शियरी सेक्टर मीन सर्विस सेक्टर। क्या निकल गया प्यारे बच्चों आपको, जीवीए एट मार्केट प्राइस। अब फटाफट बताओ, जी को एन करना है, माइनस क्या करोगे, देखो सबसे पहले क्या माइनस हुआ, हो रहा है खुद ही है। क्वेश्चन में दे रखा है आपको मार्केट प्राइस, क्योंकि जो जीवीए एट एमपी है दिस इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जी को एन कर दिया, अब मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट करना है। क्या माइनस करोगे बच्चों, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इससे आपको मिल जाएगा बच्चों एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट करना है, प्लस क्या करोगे, एनएफआईए। ये देखिए बच्चों एनएफआईए क्या करा आपने यहां पर, प्लस। क्लियर है। अब वैल्यू एडिट क्या होता है, कई बार पूछोगे क्या होता है बच्चों, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर दीजिए आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट नीचे गिवन है आपको, क्या दे रखा है बच्चों, सेल्स प्लस
चेंज इन स्टॉक, यानी अगर आप सेल में प्लस करोगे चेंज इन स्टॉक, व्हाट इज चेंज इन स्टॉक? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लियर है? फिर सुनो आराम से, जीवीए एट मार्केट प्राइस दैट इज योर जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जी को एंड करने के लिए माइनस डेप्थ, एमपी को फैक्टर कॉस्ट करने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब आपके पास आ गया एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, डी को एंड करने के लिए क्या करोगे बच्चों? प्लस एनएफआई है। डन। व्हाट इज द वैल्यू एडेड? वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या बताया बेटा मैंने? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, एंड व्हाट इज द चेंज इन स्टॉक? दैट कम्स टू योर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है जी। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है? आपकी परचेजेस। डन यहां तक? नेक्स्ट देखो बेटे, ये भी देखो बहुत आसान है बेटे। नेशनल इनकम ऑलरेडी डिस्कस कर, अब ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको मैं। यहां पर डी था, डी को एन करने के लिए आपने क्या करा? प्लस एनएफआई है। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, अब देखो इनकम मेथड की बात करेंगे। देखो बच्चों, यहां दिख रहा है बच्चों इनकम मेथड, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। बहुत ध्यान से आप बात करेंगे। जब हमने मेथड यूज करा था वैल्यू एडिड, तब हमने बात करी थी बच्चों जीडीपी एट मार्केट प्राइस, लेकिन जब हम बात करते हैं इनकम मेथड की तो डायरेक्ट आपकी निकल जाती है बेटो उसमें एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। यहां पर जीडीपी नहीं निकलेगी। क्या क्या ऐड करना है बेटो? देखो, कंपेंसेशन, भाई कोई वेजेस रेंट मिल रहे हैं, प्लस रेंट रॉयल्टी, प्लस इंटरेस्ट, प्लस प्रॉफिट, प्लस मिक्स इनकम। आई होप क्लियर होगा। फिर सुनो, कंपेंसेशन, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स इनकम। अब जब आप बात करेंगे बच्चों यहां पे ऑपरेटिंग सरप्लस की, अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन हो तो उस केस में चार चीजें इसमें ऑलरेडी शामिल हो गई। क्या क्या शामिल हो गया? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। देखो यहां पे ये वाला रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये ऐड हो गया। अब इसका मतलब एक और फॉर्मूला आपको बताता हूं बच्चों में, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस नीचे आपको मैंने पढ़ा दिया बच्चों। नेक्स्ट देखिए बच्चों, व्हाट इज कंपेंसेशन? कई बार इससे एमसीक्यू आता है, कई बार मेन क्वेश्चन में ही आता है। देखिए, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है? जो चीजें उनको कैश में मिली, पहला कंपोनेंट। दूसरा, जो मिला उनको काइंड में, वो भी क्या होगा बच्चों इसमें? प्लस। प्लस होगा इसमें एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। गलती मत करना, कई बार क्वेश्चन में आता है एम्प्लॉय को, नहीं, हमें क्या लेना है प्यारे बच्चों? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। किसी भी स्कीम में पैसे लगा दिए, पीपीएफ में दे दिए, कहीं में नहीं देखना, हमें लेना है बच्चों एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। इसको फटाफट रैपअप करते हैं। व्हाट इज योर ऑपरेटिंग सरप्लस? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। सीधा निकलेगा बच्चों एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कंपेंसेशन प्लस मिक्स इनकम। अब व्हाट इज योर कंपेंसेशन? इफ यू आर receiving any amount in cash or in kind, and third one component is employer contribution to security या फिर social contribution scheme. Done? Next देखो बजे, अब देखो एक्सपेंडिचर मेथड। हालांकि जो मेन क्वेश्चन आपका आता है वो आपका आता है बेटे इनकम मेथड में से, वो अच्छे से करके जाना। एक्सपेंडिचर मेथड क्या कहता है? ये देखिए बेटे, जीडीपी एट मार्केट। अब देखो कंफ्यूजन मत करना, जब हमने निकाला वैल्यू एडेड मेथड, वहां पर निकाला हमने जीडीपी एट मार्केट प्राइस, सेम यहां पे होगा। एक्सपेंडिचर मेथड से भी आपका निकलता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्या क्या बच्चों? प्राइवेट एक्सपेंडिचर, फाइनल सब पता रखा है बच्चों क्या होते हैं आपको, फटाफट करते हैं। सेकंड, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड थर्ड, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये कई बार आप कंफ्यूज कर रहे थे, ध्यान वर्ड देखना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। सबसे पहले देखेंगे नेट एक्सपोर्ट क्या होता है। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट दैट कम्स टू नेट एक्सपोर्ट। समझ में आ गया बच्चों? डन। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, देखिए अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है ग्रॉस फिक्स फॉर्मेशन, उसमें से आप प्लस कर दें इसमें चेंज इन स्टॉक, कुछ नहीं करना आपको। फिर सुनो, क्वेश्चन में गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे निकालना है। आपको क्वेश्चन में दे दिया इसमें फिक्स्ड, निकालना क्या है बच्चों? डोमेस्टिक।
अगर डोमेस्टिक निकालना है, फिक्स आपके पास गिवन है, तो उसमें से प्लस कर देंगे आप चेंज इन स्टॉक। डन। अब अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कंफ्यूज मत करना, फिर बता रहा हूं आपको मैं। नेट डोमेस्टिक गिवन है, डोमेस्टिक गिवन था, डोमेस्टिक ही चाहिए था आपको। अब नेट को आपको करना है वापस ग्रॉस। क्या प्लस कर दोगे बच्चों इसमें? डेप्रीसिएशन। क्लियर है बेटा? चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब देखो मनी M1 M2 पढ़ेंगे। नैरो मनी, M1 का मतलब क्या होता है बेटा? M1 का मतलब होता है जो करेंसी, भैया पहले देखो ब्लॉक बनाते जाता हूं। जो ब्लॉक यानी जो पैसे किसके पास है बच्चों? पब्लिक के पास, पहला। प्लस जो डिमांड डिपॉजिट, व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट? भैया जो आप बैंक में जाएंगे, तुरंत डिमांड करेंगे और बैंक को आपको पैसा देना पड़ेगा, अगर वो बैंक के पास है वो। प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अगर आप देखिए जो मनी है ये मोर लिक्विड मनी है। भैया पैसा आपकी जेब में पड़ा है पब्लिक के, कभी भी यूज कर लो। पैसा पड़ा है आपके बैंक के पास, डिमांड डिपॉजिट, कभी भी ले आओ। और पैसा पड़ा है आरबीआई के अदर डिपॉजिट में। तो यहां पर देखिए लिक्विडिटी क्या है बच्चों? हाई। मोस्ट लिक्विड मेथड ऑफ मनी सप्लाई इज कॉल्ड M1। ध्यान सुनना। M2 क्या होगा बच्चों? M2 में M1 तो आएगा ही आएगा। दिख रहा है बच्चों ये M1, ये तो आएगा ही आएगा। प्लस जो भी आपके सेविंग डिपॉजिट थे विद पोस्ट ऑफिस। अब देखो जो M1 था, देखो पोस्ट ऑफिस से एकदम आपको पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए जो उसकी लिक्विडिटी थी वो थी लोअर देन M1। क्यों? इसमें बच्चों आ गया आपका सेविंग डिपॉजिट भी विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों M3। देखो M3 में देखो, हालांकि कॉन्सेप्ट ये आता नहीं है, फिर भी देख लेते हैं हम। M3 होता है ब्रॉड मनी। जो पैसा M1 में था वो तो है ही है, प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंक। यानी ये पैसा आपने टाइम डिपॉजिट मींस FDR, फिक्स डिपॉजिट, आपने कोई FDR 10 साल के लिए कर दी, तो वो पैसा आप 10 साल के बाद निकालेंगे। तो ये लिक्विड मनी नहीं है आपका, ना ये M1 का पार्ट है ना M2 का। तो देखिए M3 का मतलब हुआ M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक। लिक्विडिटी क्या थी बेटा? लोअर देन M2। अगला देखिए बेटा, व्हाट इज योर M4? M4 इंक्लूड्स M3 मींस M3 में क्या था? M1 भी था प्लस सेविंग डिपॉजिट भी थे। अब सारे के सारे डिपॉजिट जो आपके पोस्ट ऑफिस के पास हैं, एक्सक्लूडिंग NSC इसमें कवर नहीं होता। लिक्विडिटी यहां पे सबसे कम होगी क्योंकि यहां पर आपके टाइम डिपॉजिट भी हैं, पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट भी हैं। आई होप ये क्लियर होगा। M1 सबसे ज्यादा लिक्विड, उससे कम M2, उससे कम M3, उससे कम M4। ये आपको याद रहेगा। M1 अच्छे से पढ़ जाओ। M1 में बच्चों आपके पास होंगे जो पैसे आपके पास हैं, जो डिमांड डिपॉजिट आपके बैंक के पास है, और जो डिपॉजिट आपके आरबीआई के पास है। डन है बच्चों? और इसमें बच्चों अगर आप प्लस कर देंगे सेविंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस के, ये बन जाएगा M2। ये आपको दोनों अच्छे से याद करने हैं। डन है बच्चों? चलिए जी अब देखो चैप्टर 6 फटाफट पढ़ाया था बेटा, बहुत टाइम लगाया इसमें, अलग से वीडियो भी डाली हुई है। रेपो रेट, ऐसा रेट जिसपे आरबीआई पैसे लैंड करती है किसको बच्चों? कमर्शियल बैंक को। रिवर्स रेपो में उल्टा होगा, आरबीआई यहां पे बोरो रेट करेगी, अब बोरो करेगी पैसे बैंक से, वो रेट होता है। व्हाट इज योर बैंक रेट? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये होते हैं बच्चों शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जबकि बैंक रेट होता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। इसका मतलब जब आरबीआई पैसे लैंड करती है किसको? कमर्शियल बैंक को। शॉर्ट टर्म के लिए कर रही है तो रेपो रेट लगाएगी, लॉन्ग टर्म के लिए कर रही है तो बच्चों बैंक रेट लगाएगी। क्लियर है? अगला देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन। व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन? भाई आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाई और सेल कर रही है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था क्यों करती है। भाई अगर मनी सप्लाई कम है तो सब समझाया था, आई होप याद होगा आपको। तो अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाई सेल करती है, इट इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। लास्ट इज लीगल रिजर्व रेशो, CRR और SLR, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो और कैश रिजर्व रेशो। भैया कुछ पैसा अपने पास रखना पड़ेगा बैंक को और कुछ पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ता है। ठीक है जी। चलिए अब देखिए बेटे नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों उसमें, व्हाट इज योर मार्जिन रिक्वायरमेंट। भाई साहब आपको आपकी प्रॉपर्टी थी 1 करोड़ रुपए की, ध्यान सुनना,
और आपको गवर्नमेंट ने बोला कि भैया हम तो आपको केवल 90 लाख का लोन देंगे, ये जो 10 लाख आप पैसे लेके आए इस कॉल मार्जिन। ठीक है, मॉरल सॉल्यूशन क्या होता है भैया, प्रेशर, बैंक कहता है कि नहीं भाई साहब आपको यहां पर इनको लोन देना चाहिए, नहीं आप मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। नेक्स्ट है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, बैंक टारगेट करती है कि नहीं टारगेट लोगों को कि भाई साहब हमें तो केवल इन लोगों को लोन देना है, हमें जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको लोन देना है, जिनकी टर्नओवर 50 लाख से ऊपर उनको लोन देना है। दिस कॉल टारगेटिक लैंडिंग कंट्रोल। ठीक है बच्चों, समझ में आया कुछ कुछ? चलिए जी अगला देखिए बच्चों, फंक्शंस क्या क्या होते हैं बच्चों आरबीआई के। देखो फटाफट लिखने की कोशिश करिए क्योंकि ये बहुत बार आते हैं बच्चों, इसमें एमसीक्यूज भी दिखाई देता है आपको और क्वेश्चन भी। देखिए बच्चों, पहला देखिए फंक्शन करेंसी इशू, भाई नोट इशू करती है। सेकंड देखिए बच्चों बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की क्या होती है बच्चों, वो बैंकर होती है। गवर्नमेंट का अकाउंट, गवर्नमेंट लोन बैंक से नहीं लेती, किससे लेती है, आरबीआई से, तो वहां का डेबिट क्रेडिट कहां होता है बच्चों, आरबीआई में। थर्ड देखिए बच्चों बैंकर्स बैंक, यानी बैंक को सारा सुपरविजन कमर्शियल बैंक को किसके थ्रू मिलता है, आरबीआई के थ्रू, और आरबीआई उसको कंट्रोल करती है। दिस इज द फंक्शन ऑफ आरबीआई। फोर्थ फंक्शन इज कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, यानी मनी सप्लाई को, क्रेडिट कंट्रोल को कैसे वो कंट्रोल करती है, ये भी किसका काम है बच्चों, ये भी काम होता है आरबीआई का। ठीक है जी, आई होप क्लियर होंगे बेटे, क्लियर। नेक्स्ट देखिए बेटे आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया मैंने। पहला रेपो रेट, लैंडिंग पैसा दे रहे हैं बेटे बैंक को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, बैंक रेट लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए दे रहे हैं बच्चों, कौन दे रहा है, आरबीआई टू कमर्शियल बैंक। रिवर्स रेपो, अब क्या हुआ, कमर्शियल बैंक टू आरबीआई फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, बाइंग सेलिंग बाय आरबीआई ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। लीगल रिजर्व कवर्स टू थिंग्स, सीआरआर एंड एसएलआर। एंड लास्ट वन इज मार्जिन रिक्वायरमेंट, लोन लेने के लिए आपको कोलेटरल परसेंटेज जो खुद लेके आते हैं आप, इज कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट। चलिए जी एग्रीगेट डिमांड देखो बेटे, अब देखो 6 चैप्टर हो गए बच्चों आपको, अब लास्ट 6 चैप्टर्स बचे हुए हैं आपके। अब जो 3 चैप्टर होंगे इसमें से आपके बच्चों प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। देखो कहां कहां से आएंगे, गवर्नमेंट बजट से आएंगे, 7, 8, 9 से आएंगे डिमांड से, और आपके आएंगे बेटे किससे, नेशनल इनकम से। फटाफट देखेंगे बेटे, व्हाट इज योर एग्रीगेट डिमांड, भाई साहब सारी की सारी गुड्स एंड सर्विसेज पर जो पूरे साल में हुई है बच्चों, उन इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। सेकंड, व्हाट इज योर कंजम्पशन फंक्शन, कल मैंने एमसीक्यू कराए थे उसमें भी मैंने आपको बताया था, कंजम्पशन फंक्शन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, यानी कितनी इनकम आप कर रहे हो और कितना उसमें से आप कंज्यूम कर रहे हो। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कोई आप सेविंग नहीं कर रहे, जितना आपका कंजम्पशन था उतना आपका क्या हो रही है बेटे, इनकम है, यानी आप कमाते 500 रुपए 500 खर्च कर देते हो, क्या है आपका ब्रेक इवन है। अगला बेटा फॉर्मूला देखो ध्यान से, व्हाट इज योर एपीसी, एपीसी मतलब भैया कंजम्पशन और इनकम, सी अपॉन वाई, सी डिनोट्स फॉर कंजम्पशन, वाई मींस इनकम। अगला इसी को उसने एपीसी को कर दिया बेटा एमपीसी, तो यहां आप सी लगा रहे थे, फिर लगाओगे नीचे डेल्टा सी डिवाइडेड बाई, यहां लगाया वाई, अब आप लगाओगे बच्चों डेल्टा वाई। आयो क्लियर होगा। अगला बच्चों सेविंग फंक्शन, अब देखो जब कंजम्पशन फंक्शन था बच्चों आपको, तो वो क्या था, वो था रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। अब आप बात कर रहे हो सेविंग की, तो सेविंग में रिलेशनशिप होगा बच्चों सेविंग और इनकम का, सेम टू सेम बच्चों। एपीएस, एपीसी में क्या था, सी अपॉन वाई, यहां पे क्या है, एस अपॉन वाई। एमपीएस यहां डेल्टा लगा दो, चेंज इन इनकम या चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। अब देखो इसमें से एमसीक्यू आएगा बेटा नेक्स्ट स्लाइड में से, ध्यान सुनना। व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट, भैया इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन न्यू कैपिटल एसेट्स। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका नेचर क्या होता है, रेवेन्यू या कैपिटल। भाई साहब इन्वेस्टमेंट का नेचर हमेशा होता है कैपिटल, एक्सपेंडिचर ऑन न्यू कैपिटल एसेट्स।
व्हाट इज योर इंड्यूस, ध्यान से वर्ड सुनो, व्हाट इज योर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। भाई आप कहीं पैसा लगा रहे हो लेकिन क्या हो रहा है, इंड्यूस करा जा रहा है आपको, कैसे, इनकम ज्यादा, तो देखो बच्चों, इन्फ्लुएंस बाय इनकम लेवल, ज्यादा इनकम ज्यादा करो, कम है कम करो। नेक्स्ट देखते हैं बेटे, व्हाट इज ऑटोनोमस, ध्यान सुनना, गड़बड़ मत करना, पहले क्या पढ़ा रहा था मैं, इंड्यूस, तो जो इंड्यूस था बच्चों आपका, इंड्यूस था इन्फ्लुएंस बाय द इनकम लेवल, लेकिन जब ऑटोनोमस होता है तो वो क्या है बेटा, नॉट इफेक्टिव। जैसे मान के चलो सिर्फ आप महीने की 5,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हो, अब चाहे इनकम आपकी 50,000 है, 1 लाख है, 50 लाख है, 5,000 रुपए। दूसरा ये बोला जाता है ऑटोनोमस, इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, समझ लो बच्चों। जब मैं बात करूंगा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की, दैट मींस अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हो, 5,000 रुपए कर रहे हो आप एसआईपी, आप 10 लाख कमा रहे हो, आपने 50,000 कर दिया, सही है। अगला कॉन्सेप्ट देखो, एक्स एंड सेविंग। एक्स एंड सेविंग मींस प्लान्ड सेविंग, जो आपने पूरे होशोवास में करी हुई है। व्हाट इज योर एक्स एंड इन्वेस्टमेंट, देखो अलग लिख दिया है मैंने, एक्स तुम्हारी वाली एक्स मत कर देना, हमारी गर्लफ्रेंड थी एक्स आंटी, हाँ चलो, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, एक्स एंड सेविंग प्लान्ड सेविंग। नेक्स्ट अब देखो बेटे, जब ये एक्स एंड की जगह हो जाए एक्स पोस्ट, इसे बोला जाता है एक्चुअल। देखो बेटे, जब तक एक्स आंटी थी तो प्लानिंग ही कर रहे थे आप, अब एक्स पोस्ट शादी कर रहे हो तो क्या हो गया आप एक्चुअल। एक्स पोस्ट सेविंग ये हो गई आपकी एक्चुअल सेविंग, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट ये हो गए आपके एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। मींस आपके पास अगर 1,000 रुपीज थे, ठीक है जी, और आप सोच रहे हो कि मुझे 600 रुपए कहीं इन्वेस्ट करने हैं, सोच ही रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, इस कॉल एक्स एंड इन्वेस्टमेंट। और जब आपने वो 600 रुपए कहीं इन्वेस्ट कर दिए, नाउ इज कॉल्ड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट देखिए बेटे, नेक्स्ट है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब हुआ द एवरीवन विलिंग एंड एबल टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट हैज अ जॉब, यानी जिसको काम करना है उसके पास जॉब है। अब इसमें निकम्मे नहीं आएंगे, भाई मिलते किसी काम के 500 रुपए हैं, ना जी हमें तो 800 चाहिए, हम तो इंसान ही है। नहीं भाई साहब, आप अनएम्प्लॉयड नहीं हो, आप काम ही नहीं करना चाह रहे, एक्चुअल में ना आप एम्प्लॉयड हो ना अनएम्प्लॉयड हो, आप इकोनॉमी में एडजस्ट ही नहीं कर रहे। देखेंगे, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मींस पीपल विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट कांट फाइंड द जॉब। वॉलंटरी नहीं, जो हमने बात की थी जिस कॉल वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, किसी काम को करने के 500 मिलने चाहिए, आप कह रहे हो नहीं मेरे को 800 चाहिए, तो इस कॉल वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। किसी काम को करने के 500 मिलने चाहिए, आपको जब भी जॉब नहीं मिल रही, इस कॉल इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए जी बच्चों, चैप्टर नंबर 8 देखो, बहुत ध्यान से करना, फॉर्मूला दी लिखी है मैंने। जो आपका मल्टीप्लायर होता है के को मतलब होता है आपके वाई से, वाई मींस योर इनकम एंड योर इन्वेस्टमेंट। मल्टीप्लायर क्या कहता है कि ध्यान सुनो, मल्टीप्लायर कि अगर आप आने वाले, यहां पे आपके पास इनकम है, अब यहां से अगर आप 10,000 रुपए कमाते हो तो आप कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, यानी कितना आप इन्वेस्ट कर करके ये इनकम जनरेट करोगे। तो मल्टीप्लायर इज इक्वल टू, देखो बच्चों, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, उल्टा मत करके आना, एमपीएस एपीएस या एपीसी एमपीसी, उसमें डेल्टा वाई नीचे होता है, मल्टीप्लायर में याद रट्टे मान लो कि भाई साहब मल्टीप्लायर का क्वेश्चन आएगा, डेल्टा वाई ऊपर जाएगा, डेल्टा आई नीचे आएगा, ठीक है जी। या इसका एक और फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी, और 1 माइनस एमपीसी इज कॉल्ड एमपीएस। ये ध्यान रखना है आपको, एमपीसी और एमपीएस दोनों मिला के 1 होंगे। तो देखो बेटा, अगर ये 0.2 है तो 0.8 होएगा, ठीक है जी। सेकंड फॉर्मूला, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, ठीक है जी, यानी जितना भी आप कंजम्पशन कर रहे हो प्लस जितना भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये दोनों ही कवर होते हैं आपके एडी के लिए। अगला फॉर्मूला बच्चों है यहाँ पे एएस, जिसको आप वाई भी बोलते हो, वाई मींस कंजम्पशन प्लस सेविंग, कंफ्यूज मत करना। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर हुआ, एडी इज इक्वल टू एएस। अब देखो,
अगर इसके इसके इक्वल करोगे आप, सी से सी कट जाएगा, आई इज इक्वल टू एस, और देखो ये यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। सी का फॉर्मूला फटाफट देखिए बच्चों आप, सी का फॉर्मूला होता है बच्चों सी, सी मतलब क्या हो गया बच्चों, प्लस बी और मल्टी बी पे क्या होता है एमपीसी मल्टीप्लाई बाई वाई। अगर आप सेम अगर एस का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या होगा बच्चों, सी प्लस वाई। अब ये देखो 1 माइनस बी क्या हो गया बेटे, हाँ जी, यहां पर बात की थी बी में आपने एमपीसी की, ये क्या हो गया बेटा, ये आपका हो गया बच्चों एमपी एस, डन है बेटे। तो एस का फॉर्मूला सी प्लस 1 माइनस बी वाई से मल्टीप्लाई, सी के फॉर्मूले में सी प्लस बी वाई करना है आपको, ठीक है बच्चों। और सी का मतलब क्या है ये ध्यान रखना, ये छोटा सी है, एक मिनट रुको, देखो कंफ्यूज मत करना, इसके ऊपर ऐसे हल्का सा ये भी लगा दो, इस कॉल ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है बच्चों। चलिए जी, आहा चैप्टर नंबर 9 एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। चलिए जी, पहला देखो बेटे, जहां पर एक्सेस डिमांड का कॉन्सेप्ट आपको दिखाई देगा बार बार, दिस इज योर एक्सेस डिमांड, वहां पे क्या होता है, और डेफिशिएंट डिमांड पे आपको क्या करना पड़ता है। देखिए जो भी एक्सेस डिमांड होगा इस कॉल इन्फ्लेशनरी गैप, और जब डेफिशिएंट डिमांड होगा वहां पे होगा बेटा डिफ्लेशनरी गैप। क्यों होगा ध्यान सुनो, अगर किसी चीज की एक्सेस डिमांड है मींस इन्फ्लेशन गैप दिखाई दे रहा है बच्चों, वहां पे आपको देखिए डेफिनेशन देखो, एडी ज्यादा होगा एएस के, और यहां पे जस्ट उसका रिवर्स, कुछ करना है बेटा यहां पे आपको, आसान है। सेकंड, एक्सेस डिमांड में मैंने क्या बताया था बेटा आपको, भैया इन्फ्लेशनरी गैप, हर चीज की डिमांड ज्यादा है, ये फोन अगर मेरे पास है सब लेना चाह रहे हैं, क्यों लेना चाह रहे हैं, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। तो देयर इज अ इन्फ्लेशन, there is a inflation and no output increase, while in the case of deficient demand there is a deflation and there is a decrease output and employment। ध्यान से सुनेंगे फिर से कॉन्सेप्ट, देखो इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन में होता है बेटा जो प्रोडक्ट है उसका रेट बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। व्हाट इज डिफ्लेशन, और लोग फिर भी खरीदना चाह रहे हैं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। व्हाट इज इन्फ्लेशन, जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस बढ़ता जा रहा है और लोग जब भी खरीदना चाहते हैं इसलिए प्राइस बढ़ रहा है। व्हाट इज डिफ्लेशन, जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट कम होता जा रहा है, प्राइस कम होता जा रहा है, लेकिन जब भी लोग नहीं खरीदना चाहते। परफेक्ट एग्जांपल ऑफ शेयर मार्केट, जब शेयर मार्केट में बूम था सबको खरीदना था, आपको मुझे पड़ोसी को अंकल को, हाय बेटा बता दो कुछ गिरो में होता था। अब जब शेयर मार्केट नीचे चल रहा है आज की डेट में किसी को नहीं खरीदना, समझ में आया, बिकॉज ऑफ डिफ्लेशन। अगला देखिए बेटे कॉजेस, अगर किसी कहीं पे इन्फ्लेशन ज्यादा होगा मींस कंजम्पशन आपका क्या दिखाई देगा, आपको ज्यादा की तरफ दिखाई देगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग आपकी ज्यादा की तरफ होंगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होंगे, एक्सपोर्ट ऑफ डेफिशिएंट फाइनेंसिंग ज्यादा होगी, ठीक है। वहीं डेफिशिएंट डिमांड के केस में इसका रिवर्स, कंजम्पशन, स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट सब आपका कम होता चला जाएगा, डन है। चलिए प्लस देखिए बेटे, अब ध्यान से देखो बेटे, यहां पे हमारा थोड़ा सा गड़बड़ था, इस पॉइंट को यहां इग्नोर करेंगे बेटे, ये टैक्सेस का पॉइंट यहां पे नहीं है बच्चा, है ना। तो यहां पे क्या था, केवल कॉजेस इंक्रीज। नेक्स्ट देखेंगे बेटे फिस्कल मेजर में क्या होगा, भाई साहब एक्सेस डिमांड में टैक्सेस बढ़ जाएंगे, क्यों, कंजम्पशन ज्यादा टैक्सेस ज्यादा। वहीं जब आप बात करेंगे डेफिशिएंट डिमांड की तो वहां पर टैक्सेस क्या होगा बच्चों, कम होगा, ठीक है। अब सेंट्रल बैंक क्या करेगा, देखो अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है मींस मनी की सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगी, मनी के सप्लाई को कम कर देगी, बैंक का रेपो रेट इंक्रीज कर, यानी सब रेट क्या करेगी, इंक्रीज, लोन महंगे हो जाएंगे। वहीं अगर डिफ्लेशन है लोग प्रोडक्ट ही नहीं खरीद पा रहे, अब लोन सस्ता करेगी, मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगी, यानी सारे रेट क्या करेगी बच्चों, एक कम, डन। नेक्स्ट चैप्टर देखो बेटा, इट इज योर गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। देखिए टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, टैक्स रेवेन्यू दो टाइप का होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या हुआ, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है बच्चों, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी आपका, है ना, एक्साइज हो गया, अब तो जीएसटी चलता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नॉन टैक्स रेवेन्यू, देखो गवर्नमेंट को पैसा कहां कहां से आ रहा है, पहला टैक्स रेवेन्यू से आ गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
सेकंड हो गया नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्या होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू बेटे? गवर्नमेंट ने अपना पैसा ब्याज पे दे दिया, पैसा ही पैसा, इंटरेस्ट लेगा। गवर्नमेंट ने अपना बिजनेस खोल दिया, भेल सेल गेल, क्या मिलेगा? प्रॉफिट और डिविडेंड। गवर्नमेंट ने फीस, लाइसेंस फीस, आपको रिवॉल्वर चाहिए, पिस्टल चाहिए, लाइसेंस लेके जाओ, शराब के ठेके चाहिए, लाइसेंस फीस दो। फाइनल पेनल्टीज, आपने जंप करी यहां पे रेड लाइट, पैसे दे दो भैया। एस्केट, गिफ्ट ग्रांट, फॉरफीचर मीन्स और स्पेशल असेसमेंट मीन्स आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली, करती है बेटा मोदी सरकार, योगी सरकार, सॉरी मोदी सरकार गलत बोल गया मैं, कर लेते हैं बेटे पैसे जब्त। एस्केट्स हो जाते हैं, यानी अगर कोई बंदा, एक बुढ़िया बुढ़िया बड़े कह रहा हूं बेटे, एक ओल्ड पेरेंट्स रह रहे थे बेटा कहीं पे, दोनों एक्सपायर हो गए, बेटा बहू उनके रहते हैं अमेरिका, वो आए नहीं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी बेटा? कोठी कब्जा लेगी। चलिए जी नेक्स्ट देखिए बेटा, व्हाट इज योर कैपिटल रिसीट? कैपिटल रिसीट का मतलब हो गया बेटा, देखो पहला बोरोइंग, पैसा उधार ले आया दोस्त से, बै पैसे दे दे भैया, तो गवर्नमेंट ने कहीं से पैसा उधार ले लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से, या स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेकंड रिकवरी ऑफ लोन, आपको कहीं से पैसे, कहीं आपने लोन दे रखा था, वो पैसे देने आ गया, क्या ये रेवेन्यू रिसीट है? नो, इट इज योर कैपिटल रिसीट, रिकवरी ऑफ लोन। एंड थर्ड इज द अदर रिसीट्स। ठीक है जी, इसमें क्या आते हैं आपके डिसइन्वेस्टमेंट टाइप, बाद में बात करेंगे बेटे। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटे, व्हाट इज योर कैपिटल रिसीट? भैया कैपिटल रिसीट या तो मेरी लायबिलिटी क्रिएट करेगी, भाई आपने लोन ले लिया, लायबिलिटी क्रिएट हो गई, या मेरे एसेट्स को कम करेगी, इसको जो बता रहा था मैं अदर रिसीट, आया ध्यान में बेटे? अदर रिसीट, ये रहा पॉइंट आपका, इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। यानी पहला आप कहीं से लोन लेके आ गए, रिसीट बन गई। सेकेंड आपने अपना, गवर्नमेंट ने क्या करा बेटा? एयर इंडिया बेच दिया, पैसे आ गए, इज कॉल्ड योर कैपिटल रिसीट, सेटिस्फाइड एनी वन कंडीशन। नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज अ रेवेन्यू रिसीट? रेवेन्यू रिसीट दो टाइप की होती है, नॉन टैक्स और टैक्स रेवेन्यू। ना तो इसमें लायबिलिटी क्रिएट होगी, ना इसमें कोई एसेट्स बेचा जाएगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई अगर हैं तब भी आपके पास पैसा आ रहा है, इस कॉल रेवेन्यू रिसीट। जैसे गवर्नमेंट ने आपसे टैक्स रिकवर करा, क्या कोई लायबिलिटी क्रिएट करी? नो। क्या कोई एसेट बेच दिया उसने? नहीं, इस कॉल रेवेन्यू रिसीट। नेक्स्ट देखिए बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेम टू सेम होगा बेटा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर आप कर रहे हो, देखो ध्यान सुनो, गवर्नमेंट के पास पैसा है और गवर्नमेंट ने कोई राशन दे दिया, क्या कोई एसेट क्रिएट कर दी? आंसर इज नो। एक मिनट बच्चों, ऐसे करते हैं, आंसर इज नो। सेकंड, क्या आपने कोई लायबिलिटी रिड्यूस करी है? नहीं करी कुछ भी। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई आपकी होंगी बच्चों, इस कॉल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई गवर्नमेंट आपको कोई सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट मुफ्त राशन बांट रही है, गवर्नमेंट उज्ज्वला योजना चला रही है, इस कॉल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ जी, व्हाट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर? भाई गवर्नमेंट ने आपके लिए कोई डैम बनवा दिया, कोई ब्रिज बनवा दिया, कोई पुल फ्लाईओवर बनवा दिया, मेट्रो ट्रेन ले ली, यानी आइदर क्रिएट्स एन एसेट्स, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, और रिड्यूस लायबिलिटीज। भाई गवर्नमेंट ने कहीं से, जैसे यूपी गवर्नमेंट ने 1,000 करोड़ का लोन ले रखा था, अब उसके पास पैसे आ गए, उसने 100 करोड़ वापस कर दिए, क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? नो, बिकॉज इट रिड्यूसेस माय लायबिलिटीज, इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट देखिए बेटे, व्हाट इज योर बजटरी डेफिसिट? क्या होता है? फर्स्ट इज रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। सेकंड, फिस्कल डेफिसिट इज आल्सो नोन एज बोरोइंग्स, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। एंड थर्ड इज प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल में से आपने लेस कर दिया इंटरेस्ट पेमेंट, दैट इज योर प्राइमरी डेफिसिट। चैप्टर 11, फॉरेन एक्सचेंज रेट। व्हाट इज योर फॉरेन एक्सचेंज? करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक। अगर आप इंडियन रुपीस की बात करते हैं, आप यहां पे रह रहे हैं, तो आपके लिए डॉलर, पौंड, दिनार, इट इज योर फॉरेन एक्सचेंज। व्हाट इज योर फॉरेन एक्सचेंज रेट? क्या होता है? वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर। मींस अगर आप 80 रुपए के लिए, या तो फिलहाल 88 हो गया, 88 रुपीज में आपको $1 मिलता है, मींस क्या हो गया बेटा? इट इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। अगर आपको $1 चाहिए तो आपको 88 रुपीज देने पड़ेंगे। डेप्रिसिएशन बेटा, डिक्रीज इन डोमेस्टिक करेंसी वैल्यू। एप्रिशिएट मींस
इंक्रीज इन डोमेस्टिक करेंसी वैल्यू। भाई साहब अगर रेट कब आता है, डेट आता है, आज रुपया गिर गया, आज रुपये में गिरावट दर्ज हुई, आज वृद्धि हुई, क्या है ये, डिक्रीज इंक्रीज। अगर आपका रुपया डॉलर के मुकाबले कम हो रहा है, इस कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अगर आपका रुपया डॉलर के मुकाबले बढ़ रहा है, इस कॉल्ड एप्रिसिएशन। व्हाट इज योर फिक्स रेट? देखो जो आपके एक्सचेंज रेट है, ये कौन निकाल रहा है बेटा फिक्स रेट में? यहां पर निकालेगी बेटे आपकी गवर्नमेंट फिक्स रेट। व्हाट इज योर, अब देखो एक मिनट करते हैं फिक्स रेट के बाद बेटे सेकंड यहां पढ़ते हैं पहले फ्लेक्सिबल रेट। फ्लेक्सिबल में क्या होगा? बाय द मार्केट फोर्सेस गूगल रेट। भाई आपको चाहिए आज की डेट में, आप अभी फटाफट टाइप करो $1 में कितने रुपीज आते हैं या कितने रुपीज का $1 है, तो वो कहां से मिलेगा आपको? गूगल रेट। तो मार्केट फोर्स से ले रहे होगा रेट आप फ्लेक्सिबल, गवर्नमेंट बता रही है भाई साहब इतना, तो क्या होगा बच्चों आपका ये फिक्स्ड। अब देखो बेटे डिवैल्यूएशन, अगर आपने फिक्स एक्सचेंज रेट को कम कर दिया, डिवैल्यू कर दिया आपने, जिसका परफेक्ट एग्जांपल है जापान। तो अगर आप जापान की करेंसी देखेंगे तो बहुत कम दिखाई देगी आपको, हमारे रुपीस ज्यादा होगा, लेकिन उसने अपनी इकोनॉमी मजबूत करी। सेकंड रिवैल्यूएशन, जो फिक्स एक्सचेंज रेट है उसको अगर आपने इंक्रीज कर दिया, इस कॉल्ड रिवैल्यूएशन। मैनेज फ्लोट में क्या होता है प्यारे बच्चों? भाई मैनेज फ्लोट में जो रेट है वो तो होता है मार्केट रेवेन्यू, मार्केट फोर्स का ही, लेकिन उस पर कुछ कंट्रोल होता है बच्चों, सेंट्रल बैंक का इंटरवेंशन। कल मैंने आपको एमसीक्यू भी कराया था उस पर। नेक्स्ट देखिए बेटे व्हाट इज योर डिमांड। भाई साहब आपको फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए? डिमांड का मतलब क्या होता है बेटा? आउटफ्लो। पहला देखिए बेटा, आपको चाहिए बेटा कहीं बाहर से बढ़िया एप्पल का फोन मंगाना है, इंपोर्ट करने के लिए पैसा देना है, कहीं घूमने जाना है, अपने बेटे को पैसे भेजने हैं, कोई एसेट्स परचेज करनी है, कोई सट्टेबाजी करनी है, किसी को लोन देना है। वहीं इनफ्लो कब होगा? इनफ्लो होगा बेटा आपने कहीं पेन यहां से बाहर भेज दिया, कोई मैन्युफैक्चरिंग करके कोई चीज बाहर भेजी, एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंस, लोन्स और ग्रांट्स। आयोग क्लियर होगा मेरे बच्चों? नेक्स्ट देखिए बेटे व्हाट इज योर इक्विलिब्रियम रेट। इक्विलिब्रियम रेट का मतलब हो गया जहां पर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और सप्लाई जिस रेट पे इक्वल आ रही है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, मार्केट जहां पर आप फॉरेन करेंसीज को बाई सेल कर सकते हैं, इस कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। थर्ड स्पॉट मार्केट, अभी का रेट, इमीडिएट एक्सचेंज, यानी आपने मैंने आपसे पूछा भाई साहब ये पकड़ो 80 रुपए, अभी दो $1, इसको स्पॉट रेट। व्हाट इज फॉरवर्ड रेट? फॉरवर्ड रेट का मतलब हुआ कि आपको एक्सचेंज करना है फ्यूचर डेट में, जो आप देखते भी हो, एफ एंड ओ सुना है? ये तो सुना होगा, एफ एंड ओ फ्यूचर एंड ऑप्शन। यानी रेट तो क्या होगा बेटा? एग्रीड प्राइस। मैंने बोला कि डॉलर का रेट होगा भैया 80, आज की डेट में डिसाइड कर लिया, लेकिन डिलीवरी मुझे देनी है, लेनी है एट अ फ्यूचर डेट। तो अगर लिखने के लिए आए बच्चों स्पॉट रेट, दैट मींस इमीडिएट एक्सचेंज। व्हाट इज फॉरवर्ड मार्केट? एक्सचेंज एट अ फ्यूचर डेट बट एग्रीड प्राइस। लास्ट चैप्टर बेटा, लास्ट 2 स्लाइड। व्हाट इज बीओपी? बैलेंस ऑफ पेमेंट। ध्यान सुनना, देखो अंडरलाइन कर रहा हूं। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ, क्या लिखा है बच्चों? ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन कंट्री रेजिडेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर यहां के किसी रेजिडेंट ने किसी बाहर के रेजिडेंट से क्या करा बेटा? कोई भी सिस्टमैटिक या कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करी, उसको रिकॉर्ड में लाने को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। सेकंड व्हाट इज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन? बेटे 4 ट्रांजेक्शन बताओ, फटाफट बताई थी ना। विजिबल, जिसको देख सको आप, क्या होता है ये? गुड्स। इनविजिबल, जिनको नहीं देख सको, सर्विसेज। थर्ड यूनिलैटरल ट्रांसफर, है ना बेटा, ध्यान में आती सारी चीज। फोर्थ कैपिटल ट्रांसफर, कोई एसेट्स की बात कर रहा है, ठीक है जी। व्हाट इज बीओपी? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। व्हाट आर योर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन? दीज 4 ट्रांजेक्शन, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है बेटा? देखो यहां पे एक वर्ड देखता हूं आपका, द डिफरेंस बिटवीन विजिबल एक्सपोर्ट एंड, देखो विजिबल, विजिबल, विजिबल में क्या आता था बेटा? गुड्स। तो अगर केवल गुड्स की बात कर रहा है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। इंक्लूड कर रहा है इनविजिबल भी,
उसको बोलते हैं बीओपी। अगला बच्चों करंट अकाउंट। अब देखो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, इसे ऐसे मान के चलो करंट अकाउंट में केवल ट्रांजैक्शन आएंगी रेवेन्यू नेचर की, और जो कैपिटल ट्रांजैक्शन होगी उसमें किसकी आएगी बेटा ट्रांजैक्शन, बाहर एसेट्स आएंगी, लायबिलिटीज। देखिए द रिकॉर्ड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स सर्विसेज यूनिटल ट्रांसफर इनकम रिसीव एंड पेमेंट। यानी अगर आप देखिए जो ये कैपिटल अकाउंट था प्यारे बच्चों, एक मिनट बेटा, कहां पहुंच गए बेटे हम, हाँ जी कहां थे बेटे हम, हाँ ये रहा बेटा। हाँ जी, तो जो करंट अकाउंट था प्यारे बच्चों, उसमें क्या आ रहा था बेटा, केवल और केवल आपका आया था इसमें, एक मिनट बेटा, हाँ जी, तो करंट अकाउंट में क्या आया था बेटा, केवल और केवल गुड्स सर्विसेज। यहां पर क्या नहीं आया बेटा, ये कैपिटल छूट गया। इसका मतलब 4 ट्रांजेक्शन है, विजिबल, इनविजिबल, यूनिटल ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर को छोड़ दो, ये पार्ट बनेगा कैपिटल का, कैपिटल अकाउंट का। करंट अकाउंट का पार्ट बनेगा विजिबल, इनविजिबल, दिख रहा है बेटा, पहला विजिबल, इनविजिबल, यूनिटल ट्रांसफर और इनकम रिसीट ऑन पेमेंट। नेक्स्ट देखिए बेटा कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा बेटा, देखिए बोरोइंग्स उधार, लायबिलिटी, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और आपके रिजर्व्स। दो देखते हैं बच्चों, व्हाट इज योर ऑटोनोमस आइटम, द ऑटोनोमस आइटम विच इज ड्रिवन फॉर प्रॉफिट। यानी कोई भी ट्रांजेक्शन जो किसके लिए किए जाते हैं, जो पैसों के लिए किए जाते हैं, प्रॉफिट के लिए किए जाते हैं, इज कॉल्ड ऑटोनोमस आइटम। द ट्रांजेक्शन ड्रिवन बाय द इकोनॉमिक मोटिव्स। व्हाट इज योर एकोमोडेट, अब देखो एकोमोडेट करना क्या होता है, यहां पर पैसों की बात नहीं है। द ट्रांजेक्शन टू कवर द बीओपी डेफिसिट और सरप्लसेस। आपके पास सरप्लस ज्यादा है, उसको कैसे ठिकाने लगाना है, भाई आप भी तो करते हो, पापा ने लेस से आपको 1000 रुपए दिए, बेटा ये रख लो कल ले लूंगा, है ना। अब आपने 1000 रुपए में से 200 खर्च कर दिए, तो 200 को कैसे डेफिसिट करोगे, वापस लोगे, दोस्त से मांगोगे, क्या करोगे, उसके लिए बोलते हैं कॉल्ड एकोमोडेटिंग आइटम। द ट्रांजेक्शन टू कवर बीओपी डेफिसिट और सरप्लसेस। लास्ट दे रखा है बेटा व्हाट इज योर बीओपी डेफिसिट, भाई साहब जहां पर इनफ्लो कम है, भाई देखो डेफिसिट कब होगा, जहां पर खर्चा ज्यादा आमदनी कम, वेयर द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्सीड इनफ्लो इज कॉल्ड बीओपी डेफिसिट। एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ योर कोर्स। अब देखो ध्यान सुनो, आपको मैंने कंप्लीट करा दिया, करना क्या है आपको, इसका एक क्विक रिवीजन करना अभी आप 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे का, और जब एग्जाम में जाएंगे तो उस पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाना, आपको कल के एग्जाम के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू बच्चों।